नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि हमने हरियाणा पुलिस और हरियाणा के सभी एग्ज़ामों के लिए, जो कि आपके सिटी मेंस के और ग्रुप डी में पूछे जाएगा। इंडिया जीके का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जो सभी के सभी HSSC के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको यह बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। यह सीरीज़ हमने मुख्य रूप से हरियाणा पुलिस के लिए स्टार्ट की है, जो कि हमने पूरा के पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर इसको तैयार किया है। तो बात करेंगे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर, जिसमें हम इंडिया जीके के सभी के टॉप क्वेश्चनों पर कवर करेंगे। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर। तो आज रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी ने 2024 में इनोवेट बायोलाइफ का अधिग्रहण किया। इनोवेट बायोलाइफ किसके लिए जाना जाता है? तो इसमें पूछा है कि इनोवेट बायोलाइफ किसके लिए जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है वानस्पतिक स्वास्थ्य समाधान के लिए मुख्य रूप से इनोवेट बायोलाइफ को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, वानस्पतिक स्वास्थ्य समाधान के लिए इनोवेट बायोलाइफ को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि नाना साहिब का मुख्य सेनापति कौन था। तो नाना साहिब जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से इस लड़ाई का नेतृत्व किया था, तो उसमें पूछा है कि उनके मुख्य सेनापति कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तांत्या टोपे, जो कि नाना साहिब के मुख्य सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो इसमें पूछा है कि गरीबी क्या होती है। तो गरीबी क्या होती है उसकी अवधारणा के बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होना। तो इसी को ही गरीबी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अगर कोई भोजन, वस्त्र और आवास इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे हम गरीबी की रेखा में माना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि भारतीय रेल के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन, जिसे हम ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं, उसमें उसकी पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, उसके बारे में पूछा है। ब्रॉड गेज की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 1.67 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1.676 मीटर, जो कि ब्रॉड गेज की लंबाई होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि अक्टूबर 2024 स्थिति के अनुसार भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी CAR कितना है। तो अक्टूबर 2024 तक की बात करें तो भारत का CAR कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 4.5% भारत का अक्टूबर 2024 तक CAR प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा है कि चुंबकन का मात्रक डैश होता है। तो चुंबकन की मात्रक की बात करें तो वह कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, एम्पियर बटा मीटर, जो कि चुंबकन का मात्रक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एम्पियर बटा मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा है कि कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है।
तो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नर्मदा नदी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जेट प्रवाह की दक्षिण शाखा उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पूछा है शीत ऋतु में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी जेट प्रवाह निभाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह, जो कि भारत में शीत ऋतु के प्रवाह को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसके सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मज़ार पर ही मनाया जाता है। तो उनकी पुण्यतिथि को किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी जो संत और सूफी संत होते हैं उनकी जो पुण्यतिथि होती है उसे उर्स के नाम से मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक के साम्राज्य के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी उज्जैन, जो कि अशोक के टाइम गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि उस निकाय के लिए संरक्षित रहती है जिस पर कोई संरक्षित बल नहीं लगता? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है जिस पर अगर कोई संरक्षित बल नहीं लगता है तो वह संरक्षित बल लगता है, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्होंने रेड शर्ट्स नामक अहिंसक क्रांतिकारी के संगठन की स्थापना की थी। रेड शर्ट्स की बात करें इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी। तो उन्हें पूछा है कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी उन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी याद रखना है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 फ्रंटियर गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने में मद्रास के अडियार में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है उसके बारे में पूछा है। तो 1917 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मार्गरेट कजिन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मार्गरेट कजिन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस राजनीति या रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरताओं को कम करना था और यह औद्योगिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी आयात प्रतिस्थापन करना, जो कि विदेशी वस्तुओं की निर्भरता को कम करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसे दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी 52वां संविधान संशोधन था जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिमाण माना जाता है। तो ऐसी कौन सी गरीबी है जिसे अपर्याप्त आय का परिमाण माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी पूर्ण गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिमाण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण गरीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके में से सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आजीविका के पर्याप्त साधन, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के में भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि अक्टूबर 2024 में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी 20 करोड़ क्लाइंट कोड उन्होंने हासिल कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय पहल का लक्ष्य 2030 तक 1000 बिलियन का सौर ऊर्जा निवेश जुटाना है। तो कौन सी पहल है जिसका उद्देश्य 1000 बिलियन सौर ऊर्जा निवेश जुटाना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है कि 2030 तक 1000 बिलियन सौर ऊर्जा का निवेश जुटाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि अवध सैन्य पुलिस के उस कैप्टन का नाम क्या था जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उसके भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो वह कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कैप्टन हर्षे को उन्होंने भारतीय अधीनस्थों ने उसकी सहायता की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सबसे पहले स्कूल कौन से ईस्वी यानी सन में खोला गया उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1848 में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1848 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं
और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी मध्य अंडमान, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 मध्य अंडमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है देवी निशुभसुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देवी निशुभसुदनी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी विजयालय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी मनु भाकर, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मनु भाकर। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चनों को सोल्व किया है, जो कि सभी के सभी HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।